क्या ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जाता है? एक ऐसा अध्ययन जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? बिना सिलेबस को याद किए कूद गए कहाँ? तैयारी में यूपीएससी की हवाबाजी में पढ़ाई चल रही है। तुम पता नहीं कर पाओगे यूपीएससी का सिलेबस क्या है और तुम पढ़ क्या रहे हो। तो जब ऐसी तैयारी होगी तो क्या रिलेट कर पाओगे? यूपीएससी का ट्रेंड उठा के देखो, पिछले 10-12 सालों से उसने स्टैटिक ज्योग्राफी कभी पूछी ही नहीं है कि भूकंप क्या है। ये क्वेश्चन पढ़ने वाला कोई कहेगा ज्योग्राफी का है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूछा है, कोई कहेगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है, कोई कहेगा इकोनॉमिक्स का है, कोई कहेगा करंट का है। तुम किस श्रेणी में रखोगे इसको? पढ़ते सब है लेकिन ये किसका भाग है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ लिखना है, ये नहीं पता होता, जिस वजह से नंबर नहीं मिलते। ज्योग्राफी एक विश्वास मानो, ज्योग्राफी का सिलेबस डिफाइन नहीं कर सकते तुम। ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले ये देखो कि ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है ना? क्या ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जाता है? क्या ये मेंस में? तो अगर मेंस की बात करें तो ये बताओ, ये ज्योग्राफी जीएस के किस पार्ट में आता है? फर्स्ट में आता है। और किसी पार्ट में आता है? क्या ज्योग्राफी जीएस फर्स्ट के अलावा किसी और पार्ट का हिस्सा है? कौन सा? जीएस 3। चलो जीएस 3 कैसे? अब यहां तुम फंस गए। सुना होगा मेरे मुंह से कभी तुमने, इसलिए बोल दिया है ना। जीएस 3 में कहां आता है बताओ? देखो एक सेकेंड, इसको पढ़ने से पहले ये जानो कि ज्योग्राफी को पढ़ना क्यों है और ज्योग्राफी को पढ़ना कैसे है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ज्योग्राफी, तो सारी किताबों में लिख के आता है जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब स्टडी। एक ऐसा अध्ययन जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? लेकिन ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है, याद रखना। किताबों में क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है कि पृथ्वी का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? भूगोल है। तो पृथ्वी तो बहुत हो गई ना। पृथ्वी में क्या क्या पढ़ोगे? क्या क्या पढ़ोगे पृथ्वी में? तो पृथ्वी में समस्त चीजें आ गई ना, सबका अध्ययन करना है। इससे बढ़िया आप एक परिभाषा याद रखें कि ज्योग्राफी का मतलब है मानव निवास के संबंध में, मानव निवास के संबंध में पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। फिर से समझो, ज्योग्राफी से पढ़ के हो सकता है कि मेंस के आंसर आप ना लिख पाए। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा अप्लाइड है। आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ने के साथ साथ यदि आपने उसको इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, आपने उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट नहीं किया, आपने उसको करंट अफेयर के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो आंसर तो लिख के आओगे लेकिन नंबर आपको नहीं मिलेंगे। यूपीएससी का ट्रेंड उठा के देखो, पिछले 10-12 सालों से उसने स्टैटिक ज्योग्राफी कभी पूछी ही नहीं है कि भूकंप क्या है, चक्रवात की संरचना पर चर्चा कीजिए। चक्रवात की आंख समझ में आ रहा है? ये सबको पता है कि यहां से अगर मान लो चक्रवात उठा तो बीच वाला भाग साइक्लोन की आई कहलाएगा।
सबको पता है ना। तो चाहे तुमसे पूछो, चाहे तुमसे, सबका आंसर क्या होगा? एक होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा चक्रवात के मध्य भाग की जलवायु परिस्थिति की चर्चा करते हुए चक्रवातों का वर्गीकरण कर दीजिए। ये मामला क्या हो गया? ये मामला थोड़ा कठिन हो गया। सबको पता साइक्लोन की आंख है, यहां से बढ़ता जाएगा तो चक्रवात धरातल पर जाके टकरा के रुक जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन जब इंटरनल जाओगे, अंदर जाओगे, तब इसको जोड़ना पड़ेगा किससे? इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और करंट अफेयर। एग्जाम्पल ऐसे पूछता है, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स से कैसे जोड़ेगा ज्योग्राफी। देखो हम बात कर रहे हैं जीएस थर्ड, तुमको पता है जीएस थर्ड में इकोनॉमिक्स है, इतना तो पता होना चाहिए ना। नहीं पता है तो सिलेबस कंप्लीट कर लो, रट लो सिलेबस। विश्वास मानो 50% तैयारी तुम्हारी आसान हो जाएगी। ये जो दबाव लिए हो ना दिमाग में, इस दबाव से बहुत जल्दी मुक्त हो जाओगे यदि आपने सिलेबस रट लिया। हम स्टार्टिंग ही क्या करते हैं, बिना सिलेबस को याद किए कूद गए कहाँ? तैयारी में यूपीएससी की। हवाबाजी में पढ़ाई चल रही है, तुम पता नहीं कर पाओगे यूपीएससी का सिलेबस क्या है और तुम पढ़ क्या रहे हो। तो जब ऐसी तैयारी होगी तो क्या रिलेट कर पाओगे? क्या निकलेगा? इसी वजह से 5-5, 6-6 साल बीत जाते हैं, लोगों का प्री नहीं निकलता। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत ही होलिस्टिक आपको तैयारी और पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी को सिर्फ एक पहलू से पढ़ोगे तो ज्योग्राफी कभी भी पल्ले नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल जीएस 3 में क्या है? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में तुमको क्रॉप पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, फसल प्रतिरूप। धान बोया, धान के बाद आलू, आलू के बाद गेहूं। एक एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है फूड सिक्योरिटी। इसी जीएस 3 में आपको पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट। ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन यूपीएससी का मेंस ऐसे पूछेगा कि हाल ही के वर्षों में, इसी में तुम्हें क्या पढ़ना है? क्लाइमेट चेंज। इसी में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट इकोलॉजी। क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, फंसोगे कि हाल ही के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण, क्या कहा? जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के फसल प्रतिरूप में जो परिवर्तन आया है, उसने किस प्रकार से भारत में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब ये क्वेश्चन क्या ज्योग्राफी का है? ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है या ये क्वेश्चन फूड सिक्योरिटी का है? क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। क्या क्या जोड़ने का प्रयास किया? क्रॉप पैटर्न, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन देखो क्या आएगा, हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के बदलते फसल प्रतिरूप ने किस प्रकार से खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब ये क्वेश्चन पढ़ने वाला कोई कहेगा ज्योग्राफी का है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पूछा है, कोई कहेगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है, कोई कहेगा इकोनॉमिक्स का है, कोई कहेगा करंट का है। तुम किस श्रेणी में रखोगे इसको? बताओ, इस क्वेश्चन को तुम किस श्रेणी में रखना चाहोगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आवारा श्रेणी में रखेंगे हम।
कौन सी श्रेणी में? ये जिसके साथ जुड़ेगा उसी का बन जाएगा, इसका कोई दीनिमान नहीं है। देखो अब इस क्वेश्चन को कनेक्ट करने के लिए आपको व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट, ठीक है, फसल प्रतिरूप इकोनॉमिक्स का पार्ट, खाद्य संकट इकोनॉमिक्स का पार्ट, और हाल के वर्षों में क्या क्या रेशियो में परिवर्तन आया है, हमने कितना धान उगाया है, हमने कितना गेहूं उगाया है। अगर ये तीनों चीजें तुम्हें नहीं पता है तो तुम आंसर नहीं लिख पाओगे। तुम देखो ध्यान से, अभी कुछ पिछले वर्षों से मानसून लेट आ रहा है, मानसून लेट आ रहा है। धान की खेती के लिए क्या चाहिए? धान की खेती के लिए क्या चाहिए? पानी की सूखा, यानी मानसून लेट तो धान की खेती, मानसून लेट है तो धान उगेगा कब? लेट। जब लेट उगेगा तो कटेगा कब? लेट। जैसे ही लेट कटा तुम्हें टाइम आ गया गेहूं का, तुमने गेहूं उगा दिया, क्योंकि गेहूं कब उगता है, सॉरी हाँ गेहूं कब उगता है? सर्दियों में। मानसून लेट आ रहा है, मानसून को आना चाहिए जून जुलाई, मानसून आया सितंबर लास्ट, तो जब सितंबर में मानसून आएगा तो धान की जो रोपाई होती है वो बाद में होगी। अब सितंबर में धान लगाया है तो काटोगे कब? काटते काटते आ गया दिसंबर जनवरी, समझ गए? तो तुमने धान उगाया, रोपा और धान काटा, धान काटने के बाद तुरंत क्या लगा दिया? आलू कहाँ गया? आलू घुस गया समोसे में। होना चाहिए था दिसंबर में, लेकिन जैसे ही मानसून लेट आया आलू की खेती गायब हो गई, भारत से आलू खत्म, यानी आलू का रेट बढ़ेगा, खाद्य संकट की स्थिति। अब अगर ये सब चीज नहीं समझ पाओगे तो ज्योग्राफी में आंसर नहीं लिख पाओगे। इस फॉर्मेट में, इस क्वेश्चन में 3 फॉर्मेट में आंसर लिखना पड़ेगा आपको। जलवायु परिवर्तन का जिक्र करना पड़ेगा, फसल प्रतिरूप का जिक्र करना पड़ेगा, और फूड सिक्योरिटी। ये खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कैसे पता चलेगा तुमको? न्यूज़पेपर। पिछले 5 वर्षों में गेहूं में क्या परिवर्तन आया, धान में क्या परिवर्तन आया, नहीं लिख पाओगे तो, अगर पता नहीं होगा तो आंसर नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो? तो ज्योग्राफी सिर्फ जीएस फर्स्ट का पार्ट नहीं है। अब देखो यूपीएससी ने लिखा है, यूपीएससी ने क्या लिखा है? जीएस फर्स्ट में ज्योग्राफी है। ये शुरुआती बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जब तक इसको इंटरकनेक्ट नहीं करोगे तुम, इकोनॉमिक्स से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, और करंट अफेयर से, तब तक आप ज्योग्राफी पढ़ तो लेंगे लेकिन उसको किताब में, कॉपी में उतार नहीं पाएंगे। हवाबाजी में कहते रहो ज्योग्राफी खत्म हो गई, इकोनॉमिक्स खत्म हो गई, लेकिन जब तक इसको कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ज्योग्राफी खत्म नहीं होगी। तो ये आपका कर्तव्य है, ज्योग्राफी शुरू होने के साथ साथ आपकी नज़रें कहाँ जाएं? करंट अफेयर्स। आपकी नज़रें कहाँ जाएं? आपकी नज़रें कहाँ जाएं? डिजास्टर मैनेजमेंट में। हम अकेले व्यक्ति हैं, सब कुछ एक साथ तो पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन भविष्य में कभी हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाएं तो आपको ज्योग्राफी उस समय पूरी तरह से रिकॉल होनी चाहिए। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएं तो आपको ज्योग्राफी पूरी तरह से याद होनी चाहिए, तब जाकर तुम लोग क्या कर पाओगे? कनेक्ट कर पाओगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? अब ज्योग्राफी पे आ जाओ, मुद्दे पर। हमें पढ़ना क्या है? जियोग्राफी, ठीक है। क्या लिखा था, परिभाषा क्या निकल के आई? मानवीय अधिवास के संदर्भ में, मानवीय अधिवास के संदर्भ में पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है।
इस लाइन में छुपा है सारा रहस्य। ज्योग्राफी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए। आज तक ज्योग्राफी के कितने पार्ट पढ़े तुमने? क्या सोशल ज्योग्राफी नाम का कोई शब्द सुना है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी नाम का कोई शब्द सुना है? सेटलमेंट ज्योग्राफी का कोई शब्द सुना है? नहीं सुना ना। देखो ये कौन है? ये कोई व्यक्ति है, तुम ही हो। पैदा हो गए, पैदा हुए, तो पैदा होते ही तुम्हें ज्योग्राफी का कौन सा भाग की आवश्यकता है? ज्योग्राफी के किस भाग की आवश्यकता है तुमको? पानी, हवा, है ना, और एक बैलेंस टेम्परेचर। आर्कटिक में पैदा होगे तो मर नहीं जाओगे, खाना पैदा होते ही खा लोगे क्या? हवा, पानी और तापमान, ठीक है। अब जैसे ही हम ये देखेंगे तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि क्लाइमेटोलॉजी हमारे जीवन के शुरुआत से ही जुड़ गई है। नहीं, पैदा होती तुम्हें हवा की जरूरत है ना, पानी की जरूरत है, तो और एक मैक्स मतलब बैलेंस टेम्परेचर की आवश्यकता है, नहीं तो मर मुरा जाओगे। यानी हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे? तुम्हारे पैदा होते ही ज्योग्राफी तुमसे जुड़ गई। बड़े हुए, माँ बाप के सानिध्य में पढ़ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, बच्चों के साथ खेल रहे हो, सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हो, यानी क्या आ गया? सोशल ज्योग्राफी आ गई। भाई तुम अपने दोस्त बनाओगे ना, माँ बाप से बात करोगे, स्कूल जाओगे, समाज में रहोगे। समाज में रहने का मतलब आपने क्या पढ़ा? थोड़ा और बड़े हुए, ब्याह हो गया, या इसमें ब्याह भी आएगा, आएगा। ब्याह के बाद शादी, शादी के बाद, हाँ शादी के बाद बच्चे, यानी आपने क्या बनाना शुरू किया? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। कर दिया। अब मियाँ बीवी और बच्चे आ गए। मियाँ बीवी बच्चे कहाँ रखोगे? तो घर बनवाओगे। घर के लिए कहाँ? जगह देखोगे, जगह कैसी होगी? जहाँ भूकंप ज्यादा होंगे वहीं तुम्हारा घर बनेगा, जहाँ ज्वालामुखी का मुंह होगा वहीं अपना घर बनवाएंगे। सेफ जगह, यानी अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल इसी को क्या कहेंगे? सेटलमेंट ज्योग्राफी। बस्तियां बनेंगी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। फिर गाड़ी भी है, घर में एसी भी लगा होगा, बाइक होंगी, कार होंगी, क्या करोगे? CO2 का इमिशन करोगे, करोगे? इतना कर दोगे कि सब परेशान हो जाएंगे। फिर एक आवाज़ उठेगी कि देखो देखो भारत में CO2 बहुत बढ़ रहा है। अब CO2 को कम करने का प्रयास करोगे और क्या पढ़ोगे? एनवायरमेंट ज्योग्राफी। पढ़ते सब है, लेकिन ये किसका भाग है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ लिखना है, ये नहीं पता होता, जिस वजह से नंबर नहीं मिलते। ज्योग्राफी एक, विश्वास मानो, ज्योग्राफी का सिलेबस डिफाइन नहीं कर सकते तुम। ज्योग्राफी को तुम आवारा सब्जेक्ट की श्रेणी में रख सकते हो, खुल के रख सकते हो, जिसका कोई दीन ईमान नहीं होता है। जहां जाओगे वहीं घुस जाएगा और नंबर दे जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर देने वाला अगर उसकी आत्मा पकड़ ली तुमने तो, क्योंकि अगर पढ़ लिया तो आंसर लिख ले जाओगे, लेकिन कनेक्शन जो दिख रहा है ना, ये कनेक्शन आपको पता होना चाहिए कि सेटलमेंट ज्योग्राफी भी एक ज्योग्राफी का हिस्सा है। तो कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये? बड़ा सब्जेक्ट है। कितने भाग है? ना जाने कितने भाग हैं। हर एक पड़ाव पे आपको ज्योग्राफी से रूबरू होना पड़ेगा, तो हो जाओ। आने वाले 45 क्लास में आपको अगर साथ चल गए तो विश्वास मानो ज्योग्राफी का मास्टर बना देंगे।
लेकिन साथ चलना पड़ेगा, कनेक्ट होके। जितनी चीज़ें पढ़ाएंगे उतनी चीज़ें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचो ज्योग्राफी में हम समझ गए ज्योग्राफी का थीम, कैसे पढ़नी है और क्यों पढ़नी है ये समझ में गए। तो अब देखो कल से हम कैसे कैसे अपना शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। सबसे जरूरी चीज क्या है जहां से हम अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे? बिना हवा बिना पानी के लाइफ हो सकती है? यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसी में हम पढ़ेंगे क्रस्ट, ठीक है, मेंटल और कोर। लिख रजिस्टर का तुम लोग का कोई नया रजिस्टर लेके आए हो? बहुत मोटा रजिस्टर लेके आए हो तुम। क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसके बाद हम वैगनर का सिद्धांत, वैगनर थ्योरी किससे संबंधित है? फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। सोचो सबका एक सीक्वेंस है। नहीं तो मान लो हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाएं और ये बताएं कि प्लेटें दुर्बलता मंडल में तैरती हुई कुछ संरचना है जो पृथ्वी के मेंटल में स्थित एस्थेनोस्फीयर में तैर रही हैं। तुम्ही में से कोई आवाज आएगी सर ये दुर्बलता मंडल क्या है, ये एस्थेनोस्फीयर क्या है, कहोगे? अगर एस्थेनोस्फीयर पढ़ लिया है तब तुम्हें प्लेट टेक्टोनिक्स पता होगी। अगर हमने वैगनर पढ़ा दिया तो वैगनर का सिद्धांत प्लेट का है ना, महाद्वीपीय सिद्धांत। तो महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ने से पहले कम से कम तुमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता होगी, तभी तो कर पाओगे रिलेट। तो ये सीक्वेंस ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब पृथ्वी का संरचना बन गई तो पृथ्वी में वायुमंडल का निर्माण होगा, और वायुमंडल का निर्माण होने के बाद हम इसी में पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। जलवायु विज्ञान, ये अनर्थ मत करना, ये अनर्थ मत करना, ज्योग्राफी में नंबर नहीं मिलेगा। ये सोचो हिंदी बता दो उसका। क्रस्ट लिखो, ऐसे लिखो क्रस्ट, भूपर्पटी बोलते हैं इसको। अब लो हिंदी लो, लो भूपर्पटी। ज्योग्राफी में कभी भी हिंदी पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना है। आप इंग्लिश में देवनागरी लिपि लिख लीजिए, क्रस्ट लिख लीजिए, नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेंटल, मेंटल लिख लो ऐसे। कोर लिखना है, कोर लिख लो। अब तुम सोचो कोर को हिंदी में बताओ सर, तो ना हम बताएंगे ना आप लिखेंगे। ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, घातक है ये। कि लिखो भूपर्पटी, और तुम्हें याद नहीं आएगा कि क्रस्ट को भूपर्पटी बोलते हैं। दुर्बलता मंडल, बताओ इसमें दुर्बलता मंडल कहाँ है? लेकिन एस्थेनोस्फीयर लिखोगे तो, एस्थेनोस्फीयर लिखोगे तो शायद तुम पता होगा। एस्थेनोस्फीयर तुमसे पूछा जाएगा, जैसे मान लो दुर्बलता मंडल क्या होता है यार? जो बहुत गाढ़ा लावा होगा उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल में तैरता हुआ लावा, है ना। कौन से फॉर्म में होता है? मॉर्टल फॉर्म में। अब मॉर्टल फॉर्म को लिखो कि वो डामर के फॉर्म का होता है, क्या फायदा? एस्थेनोस्फीयर नहीं लिख पाओगे, दुर्बलता मंडल नहीं लिख पाओगे। याद रखो ये सब चीजें, ये सब बकवास चीजें भूल जाओ कि भैया इसकी हिंदी बता दो, जो पढ़ा रहे वही पढ़ो। क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम क्या पढ़ेंगे? अब जब क्लाइमेट पढ़ लिया हमने, तब हम भारत की क्लाइमेट भी जान जाएंगे, है ना। और जब भारत की क्लाइमेट जान जाओगे, क्या हो गया? जब भारत की क्लाइमेट जान जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा हिमालय, है ना। तब तुम्हें पता चलेगा प्लेट्यूस,
PLATUES, तब तुम्हें पता चलेगा प्लेन्स, तब तुम्हें पता चलेगा रिवर्स। अब सोचो अगर हम प्लेटू पढ़ा दें और क्लाइमेटोलॉजी ना पढ़ाएं तो क्या पकड़ पाओगे? प्लेटू का निर्माण कैसे होता है, पीडमोंट प्लेटू क्या होता है, कैसे बनता है? प्लेटू में क्या होता है? पीडमोंट प्लेटू। ये कैसे जान पाओगे कि पीडमोंट प्लेटू की बात सर कैसे कर रहे हैं? कैसे बन रहा है पीडमोंट प्लेटू, क्या होता है? ये क्या होने लगता है भाई तुम लोग के साथ? पहाड़ पहाड़ पठार, पहाड़ पठार, पहाड़ पठार, अगर ऐसी श्रृंखला होगी तो उसको पीडमोंट बोलेंगे। समझ रहे हो ना? रेगिस्तान में रेगिस्तान क्यों बन रहा है, ये जलवायु विज्ञान का काम है। अगर ये नहीं पढ़ोगे तो ये सब चीजें नहीं समझ में आएंगी। फिर इसी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग प्लस इंडिया की मैपिंग। तो इसलिए बोला 40 से 45 क्लास में आपको ज्योग्राफी का मास्टर बना देंगे, वादा है मेरा। लेकिन होमवर्क जो बोले आप होमवर्क करें, एटलस की आधे घंटे एटलस देखें घर में जाकर, और बार बार मैप को देखने का प्रयास करें और खुद से लोकेशन फाइंड करें। घर में अगर ये काम हो गया तो विश्वास मानो ज्योग्राफी का ऊपर नीचे आगा पीछा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? मिनरल्स, अब हम मिनरल्स ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि झारखंड में जादूगोड़ा की खान में सोने के खनिज पाया गया। ये याद कब तक करोगे? जब तक क्लाइमेटोलॉजी क्लियर नहीं होगी तब तक तुम्हें मिनरल्स क्लियर नहीं होंगे। इसके बाद ओशियनोग्राफी भी है एक, क्या है? समुद्र विज्ञान। तो जब इतने सारे टॉपिक पढ़ोगे तब जाके ज्योग्राफी आपका कंप्लीट होगा। फिर से देखो, ये जो क्या बोलते हैं शेड्यूल, पहले हम क्रस्ट यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है? इसी में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ किसकी? वैगनर। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। तो जब ये सब पढ़ लेंगे पृथ्वी के बाद, तब हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के साथ साथ पैरेलल पढ़ेंगे हम भारत की भौतिक भूगोल, हिमालयाज, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स। फिर हम पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी। समुद्र विज्ञान। फिर मिसलेनियस का ले लो या कुछ भी ले लो, इसमें पढ़ेंगे मिनरल्स। ठीक है? और आखिरी में ये सब जब पूरा ज्योग्राफी हो जाएगा तब पढ़ेंगे मैपिंग, वर्ल्ड प्लस इंडिया की मैपिंग। तो लगभग लगभग 30 क्लासेस आपकी पूरी ज्योग्राफी और प्लस 15 क्लासेस मैप की। तारीख कौन सी? कल की तारीख क्या है? 26 तारीख है। 26 नवंबर से लग जाओ, दिसंबर कंप्लीट होते हुए 15 जनवरी तक आपकी ज्योग्राफी आपके हाथों में आ जाएगी। ठीक है? बात समझ गए?
तो लग जाओ। तुम्हें लेना क्या क्या है? हाँ, एनसीईआरटी व एनसीईआरटी के लिए अभी परेशान नहीं होना है। एनसीईआरटी अगर पढ़नी होगी तो फिर मेरा होने का फायदा क्या है? हटाए। लोग कहते हैं ना 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो और क्या करो, सेल्फ स्टडी। दोनों ही आवश्यक है, लेकिन एनसीईआरटी जब आप बिना किसी के जाने या मेरे बिना पढ़ाए उठाओगे तो नील बटे सन्नाटा समझ में आएगी। ज्योग्राफी बहुत कठिन है एनसीईआरटी में, नहीं समझ में आएगी। लेकिन जब पढ़ा देंगे तब उसके बाद तुम्हारा जी करे तो पढ़ लेना, और ना जी करे तो मेरे नोट्स पर विश्वास कर लेना। सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, लेकिन कब? पढ़ के नहीं आने की आवश्यकता है कि मास्टर ये पढ़ा रहा पढ़ लो, पहले हमसे हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है। जब हम पढ़ा लें, पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दें, तब उस टॉपिक को जाकर घर पर मैक्सिमम मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ये मत सोचो कि चलो सर को इम्प्रेस कर दें, अंतरिक्ष संरचना पढ़ के आ जाएंगे, पढ़ा दें, बोल दें, ये सब बकवास है। मेरे टॉपिक खत्म होने के बाद आपका टॉपिक पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। 2 चीजें कर ले जाओगे, सिलेक्शन के का या सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी की आवश्यकता आपको नहीं है। जो नोट्स तुम्हारे बनेंगे आज से 45 दिन बाद, वो अपने आप में संपूर्ण होंगे। ठीक है, संपूर्ण तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब सिलेबस के हिसाब से आपका काम हो जाएगा। बस तुम्हें अपडेट कब करना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स में, करंट अफेयर से, और जब हम पढ़ाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सब चीजें आपस में कनेक्ट है। तो जाके सबसे पहले आज काम करो, सिलेबस देखो जाके मेरे कहने पे। ये सारी चीजें जीएस के किस किस पोर्शन में है और कैसे वो इंटरकनेक्टेड है। खाद्य संकट आएगा तब जब जलवायु परिवर्तन होगा, जब क्रॉप पैटर्न चेंज होगा तब फूड क्राइसिस होगी। मेरी बात समझे? G20 का मामला हुआ था 2020, तभी तो हुआ G20 ना। क्वेश्चन पता क्या पूछा था? ऊर्जा निवेश और कार्बन उत्सर्जन, कुछ ऐसे क्वेश्चन था। कहां से रिलेट करके पूछा है देखो। विकासशील देशों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? एनर्जी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि अभी हम सारी एनर्जी कहां से ले रहे हैं? किससे जनरेट हो रही है एनर्जी भारत की? लगभग 75-80%। कुछ जलता है तभी तो एनर्जी बनती है ना। क्या क्या जलता है? कोयला जलेगा तभी तो विद्युत बनेगी मेरे भाई। और G20 या कोई भी जो ग्लोबल वो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब विकसित देशों के दबाव में आकर क्या कह रहे हैं कि आप कार्बन इमिशन को कम करें। कैसे कम कर दोगे? अमेरिका कार्बन को खूब जलाकर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, और जो अब विकासशील देश हैं, जो विकसित देश की दौड़ में आगे आना चाह रहे हैं, उनको क्या जलाना पड़ेगा? अब जब वो उस स्थान पर पहुंच गया तब वो दूसरे देशों कह रहा नहीं नहीं कोयला मत जलाओ, कोयला जलाना बुरी बात है, क्योंकि तुम तो पहुंच चुके हो। नहीं समझे? तुमने कल्मिनेशन प्राप्त कर लिया और फिर वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से दबाव डलवा रहा है। अभी विचार मुद्दा का विषय है, जिसमें भारत ने क्या किया है, कुछ वो लाए हैं, क्या बोलते हैं, विजन 2070। करंट पढ़ो भाई।
इस विजन में कहा गया कि भारत 2070 में 0% कार्बन इमिशन को प्राप्त कर लेगा। इसी में कहा गया 2045 में 30% कम कर देगा, 2030 में 30%, 2045 में लगभग 50 या 60% कम करने, 70% कम कर देगा। और 2070 आते आते कार्बन इमिशन कहाँ आ जाएगा? 0। ये लक्ष्य रखा गया है। क्यों रख रहे हो? क्योंकि कोयले को जलाने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। क्योंकि कोयला जलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में बाढ़ आएगी, नदियों में बाढ़ आएगी तो जान माल की हानि होगी। फिर एक समय बाद जब ग्लेशियर पूरा पिघल चुके होंगे तो नदियों में सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तब भी जान माल की हानि होगी, फिर टेम्परेचर में वृद्धि होगी और फिर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगा। तो पूरा चक्र है। अगर इस चक्र में फंस गए ना एक बार तो निकलना मुश्किल है। ये कौन सा चक्र है? क्लाइमेट चेंज का। यही चक्र है ग्लोबल वार्मिंग। समझ गए हो? ठीक है, पक्का? तो कल एक नए उत्साह से मिलेंगे हम लोग। आने वाले 45 दिन तक आपको ज्योग्राफी खत्म। ठीक है, मिले कल। चलो कल पृथ्वी की, हाँ कल का टॉपिक है हमारा, कल हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यहां से स्टार्ट होगी ज्योग्राफी। ठीक है ना? मिले फिर कल। चलो, एटलस लानी पड़ेगी। एटलस किसकी लाओगे? 2-4 चीजें लिख लो। ऑक्सफोर्ड की, ऑक्सफोर्ड एटलस, ATLAS, और मैप का पूरा बंडल साथ में लेके आओगे। साथ में लेके आओगे। जैसे कोई लोकेशन बताएंगे तुरंत तुम्हारा काम क्या होगा? लोकेशन को फाइंड करना और तुरंत उसको पेंसिल से टिक करना। ठीक है ना? तभी जाके तैयारी होगी। क्योंकि कितने कॉन्टिनेंटल हैं? कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। कितने देश हैं? लगभग 206, 207। कैसे लोकेशन कहाँ तक याद करोगे? तो जब वो मल्टीपल रिवीजन होगा, बार बार तुम्हारी एटलस तुम्हारी आंखों के सामने से जाएगी, वो तभी याद होगी। वो सब एक ही मैप होता है, उसमें वर्ल्ड फिजिकल, वर्ल्ड पॉलिटिकल, इंडिया फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, सब होगा, मिक्स होगा। ठीक है ना? मिले कल हम लोग फिर। चलो।